हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू जुनैरा सर ऑफिशियल। पाकिस्तान इंडिया की जो वॉर हुई 4 डेज़ की लिमिटेड वॉर, उसने पाकिस्तान की पोजीशन तो दुनिया में जो चेंज की है वो तो चेंज हुई है, बट इट सीम्स दैट ओवरऑल जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें एक बड़ा शिफ्ट आया है। वो शिफ्ट इसलिए मैं उसका नाम बार बार लेती रही हूँ अपने सारे प्रीवियस वीलॉग्स में भी, कि एक तो अगर पूरी दुनिया की जो एक इस्टेब्लिश्ड वॉर इंडस्ट्री है उसका सबसे फाइनेस्ट जो प्रोडक्ट है राफेल, अगर वो चैलेंज हो गया है तो इट मीन्स के इंडस्ट्रियल लेवल पे कुछ ना कुछ चेंजेस ऐसे आएंगे जो दुनिया स्टडी करेगी, केस स्टडीज़ के तौर पे भी, परफॉर्मेंस ऑफ द एयर फोर्सेस, परफॉर्मेंस ऑफ द फाइटर जेट्स, चाइनीज़ वेपनरी, वेस्टर्न वेपनरी, ये सारी डिस्कशंस खुल जाएंगी। दूसरा जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इंडिया की वो चैलेंज होगी, और ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। ये एक बड़ा अनकंफर्टेबल पॉज होता है जब भी दो कंट्रीज़ के बीच में एक मुस्तकिल राइवलरी हो, वो एक दूसरे को अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट समझते हों, तो उनकी एक वॉर से दूसरी वॉर के बीच में कई साल भी हो सकते हैं, डेकेड्स भी हो सकते हैं, बट वो हमेशा एक बड़ा अनईजी पॉज होता है। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग थ्रू व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड आई स्टिल से कि इंडिया किसी ना किसी स्टेज पे अभी बहुत दूर नहीं है वो वक्त, बीजेपी गवर्नमेंट के होते हुए हमें एक दफ़ा फिर एक वॉर लाइक सिचुएशन या कंसिस्टेंट वे में अपने बॉर्डर पे फेस करनी पड़ेगी, या फिर जो आने वाला सिनेरियो लग रहा है जिसमें वॉरफेयर इंडस्ट्री सिर्फ बॉर्डर्स तक महदूद नहीं रह गई, ड्रोन्स की दुनिया में हम जा चुके हैं, एआई की दुनिया में हम जा चुके हैं, उसकी शक्ल में देयर इज़ अ बिगर थ्रेट दैट पाकिस्तान इज़ फेसिंग इन द नेम ऑफ इंडिया। नाउ हैविंग सेड दैट, ये जो मैंने स्टार्ट में बात की है कि इसके ग्लोबल इफ़ेक्ट्स आप देखेंगे, इसकी डिस्कशंस आप देखेंगे, इस पे आप ड्राइंग रूम्स में डिस्कशंस देखेंगे, इंडस्ट्रियल लेवल पे देखेंगे, मिलिट्री लेवल पे देखेंगे। उसकी एक एग्जांपल ये है कि फ्रेंच इंटेलिजेंस ने पहली दफ़ा एक बात बड़ी खुल के कही है, विच शोज़ के फ्रेंच राफेल्स बनाने वाली जो कंपनी है उसके शेयर्स तो गिरे ही थे जब पहला हमने डाउन किया था राफेल, और उसके बाद उसको किस तरह छुपा लिया गया। लेकिन अब क्योंकि एक मार्केट है, जो चीज़ मार्केट में आप पिच करते हैं उसका रिस्पांस छुप नहीं सकता, और अगर रिस्पांस डैमेज हुआ है तो ऑफ कोर्स ग्लोबली तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम्स चलती रहती हैं। फ्रेंच ऑफिशियल्स ने फर्स्ट टाइम खुल के एसोसिएटेड प्रेस को ये कहा है कि चाइना ने बहुत डैमेज किया है राफेल की रेपुटेशन को। नाउ फॉर मी द इमेच्योर पार्ट ऑफ दिस थिंग इज़ कि वो ये नहीं कह रहे कि परफॉर्मेंस बेस्ड जो डिलीवरी थी राफेल्स की वो डैमेज हुई है बिकॉज वो एक ऐसे हाथों में थी जो कोई बहुत प्रोफेशनल आर्मी नहीं थी, वो एयरफोर्स शायद कैपेबल ही नहीं थी इस लेवल का एडवांस्ड जेट हैंडल करने के लिए। वो ब्लेम गेम कर रहे हैं, वो ब्लेम गेम किस पे कर रहे हैं, वो चाइनीज़ पे कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू देम उनके जो पोटेंशियल बायर्स हैं आने वाले वक्त में, जो सबसे बड़ा उनका पोटेंशियल बायर है वो इंडोनेशिया है, जिसने कुछ ऑर्डर प्लेस भी किया हुआ है और आगे मज़ीद ऑर्डर्स देने का कमिट भी किया हुआ था। अब अगर दे आर हैविंग सेकंड थॉट्स, जो भी फ़र्ज़ करें बायर्स हैं राफेल के, अगर दे आर हैविंग सेकंड थॉट्स तो ऑब्वियसली वो उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस देखी है, उन्होंने तो ये देखा है कि ऑल द टाइम वाइल वी न्यू कि इंडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग मुल्क है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, उसकी आर्मी बहुत बड़ी है, पाकिस्तान आर्मी तो उसके मुकाबले में बहुत छोटी सी है, पाकिस्तान तो मुल्क ही उसके मुकाबले में बहुत छोटा सा है। अगर उनके पास राफेल्स थे जिसकी वो बहुत चेस्ट थम्पिंग भी करते थे, जिसकी वो बहुत जैसे कहते हैं मार्केट भी करते थे कि हमारी आर्मी के पास वो है, अगर वो डिलीवर नहीं कर सके वॉर में तो व्हाट इज़ रॉन्ग विद द राफेल्स? ये एक क्वेश्चन है जो बायर, एक जो ख़रीदने गया है राफेल को, वो पूछ रहा है। और अगर आप उसे ये सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं कि नहीं ये तो हमारे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा है, तो वो ये बाय नहीं करेगा। यू हैव टू एडमिट कि जिस आर्मी के हाथ में वो प्रोडक्ट गई थी वो केपेबल नहीं थी टू यूज़ इट। सो रादर देन डूइंग दैट, फ्रेंच ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चाइना हमारे ख़िलाफ़ उन सारे कंट्रीज़ को वर्गला रहा है या मिसगाइड कर रहा है जो हमारे पोटेंशियल बायर्स हैं। अल जज़ीरा ने खबर लगाई है कि फ्रेंच इंटेलिजेंस क्लेम्स चाइना ट्राइंग टू फॉइल द ग्लोबल सेल ऑफ राफेल जेट्स। French officials allege China's foreign embassies leading charge to undermine Rafale sales after India-Pakistan conflict in May, says the report.
ये एक रिपोर्ट है जो एसोसिएटेड प्रेस जो न्यूज़ एजेंसी है उसने पब्लिश की है, जिसने कोट किया है फ्रेंच ऑफिशियल्स को। संडे को ये रिपोर्ट पब्लिश हुई कि बीजिंग में जितने भी डिफेंस अटाशेज हैं वो सारी एम्बेसीज को ये कन्विंस कर रहे हैं कि नाउ चाइनीज़ वेपनरी इज़ मच बेटर देन द फ्रेंच राफेल्स। उनका एग्जैक्टली क्या कहना है? फ्रेंच ऑफिशियल से दैट दे हैव फाउंड दैट द चाइनीज़ एम्बेसीज आर ट्राइंग टू अंडरमाइन राफेल सेल्स बाय persuading countries that have already ordered the jets, notably Indonesia, not to buy them and instead choose Chinese-made fighters. The AP report said the findings were shared by a French military official on condition that they should not be named. 4 days of India-Pakistan clashes in May were the most serious confrontation in years between the two nuclear-armed neighbors, which included air combat involving dozens of aircraft from both sides. Military officials and researchers have since been digging for details of how Pakistan's Chinese-made military hardware, particularly warplanes and air combat missiles, fared against weaponry that India used in airstrikes on Pakistani targets, notably French-made Rafale fighters. The sales of Rafales and other armaments are big business for the French defense industry and help Paris to strengthen their ties with other nations, including in Asia, where China is becoming the dominant regional power. अब रीजनल पावर अगर एक आ गई है सामने और वेस्ट उसको रीड नहीं कर सका कि वो कैसी वेपनरी डेवलप कर रहा है, Not only that, one of the most professional armies of the world, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये एनालिसिस है जो डिफरेंट ट्रेनिंग स्कूल्स दुनिया भर में होते हैं, जहाँ पे हर आर्मी ऑफिशियल्स जाके आपस में एक्सचेंज प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते हैं, ट्रेनिंग स्कूल्स अटेंड करते हैं, वहाँ से पास आउट होके आते हैं. अगर वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की आप रेशो निकालें तो पाकिस्तान टॉपर्स में आता है. सो अगर इतनी प्रोफेशनल आर्मी के हाथ में एक और टेक्नोलॉजी ऐसी लग गई है जो कि फ्रेंच नहीं है, इट हैपन्स टू बी चाइनीज़, और उन्होंने डिलीवर करके दिखाया उसके ज़रिए से, तो फिर आप ये माने कि वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है. वो आर्मी बड़ी प्रोफेशनल है जिसने ऐसी वेपनरी के साथ जो अभी तक मार्केट में टेस्ट ही नहीं हुई थी, आपकी इस्टेब्लिश्ड मार्केट के बेस्ट जेट को मात दे दी है. सो जो फ्रेंच हैं वो मुस्तकिल जब से इंडिया ने अपने लॉसेस स्पेशली कंफर्म कर दिए हैं, और ऑफ कोर्स कंपनी तो सबसे पहले जाती है इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि वाकई कोई लॉसेस हुए या नहीं हुए, तो वेदर इंडिया कंफर्म्स इट और नॉट, नाउ द वर्ल्ड नोज कि राफेल्स गिराए गए पाकिस्तान आर्मी ने, और अब इस पर स्टडीज़ हो रही हैं, और फ्रेंच ये जो कंपनी है ये परेशान है. सो माय एडवाइस टू देम कि आप चाइनीज़ को ब्लेम ना करें कि वो कोई ऐसी कैंपेन चला रहे हैं. उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा है कि राफेल बैशिंग हो रही है बाय चाइना एंड पाकिस्तान ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, और ख़ास तौर पे एम्बेसीज़ के ज़रिए से चाइना कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है हमारे पोटेंशियल क्लाइंट्स को कि आप राफेल मत ख़रीदें. तो जिसने राफेल्स ख़रीदने होंगे वो तो हर हाल में ख़रीदेगा, और उनकी अपनी भी असेसमेंट होगी. दे वुड नो कि किस वजह से राफेल्स डिलीवर नहीं कर सके, या अगर गिराए गए तो क्यों गिराए गए. इस असेसमेंट को आप उन पे छोड़ दें. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट जब मैं अपने पिछले वीलॉग्स में ये कहती रही हूँ कि मार्केट में बहुत चेंज आएगा. जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी की वॉर इंडस्ट्री है उसमें अब एक नई जंग शुरू होगी, एक नई रेस शुरू होगी, एंड दिस इज़ एविडेंस कि ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है. सबसे ज़्यादा जिन कंट्रीज़ ने राफेल्स ख़रीदे हैं उसमें इजिप्ट है, इंडिया है, कतर है, ग्रीस, यूएई, इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया ने तकरीबन 42 ऑर्डर किए हुए हैं, और उन्होंने कमिट किया हुआ है कि इन 42 की डिलीवरी के बाद हम मज़ीद भी ऑर्डर करेंगे. सो सबसे ज़्यादा जो बड़ी डील है इस वक्त पोटेंशली जो स्ट्राइक की हुई है ऑलरेडी फ्रांस ने, वो इंडोनेशिया के साथ है. एंड दे एग्जैक्टली सेड कि इंडोनेशिया को टारगेट करके चाइनीज़ एम्बेसी कोशिश कर रही है कि वो हमसे राफेल्स ना ख़रीदे. ये तो हो गया डिफेंस एंड सिक्योरिटी मिलिट्री का प्योर एंगल कि आपकी इंडस्ट्री में कैसे चेंज आया पाकिस्तान इंडिया की लिमिटेड वॉर से. दूसरा, आप मुस्तकिल कंसिस्टेंटली ये देखें, एक पैटर्न है जो कि SCO से शुरू हुआ, क्वाड में हमने देखा, और अब ब्रिक्स की समिट में सामने आया है. दैट इज़ दैट नोबडी इज़ रेडी टू नेम पाकिस्तान. क्वाड ने बड़ा डिप्लोमेटिकली ये तो कह दिया है कि ठीक है वो इस्लामिस्ट टेररिस्ट ग्रुप था जिसने पहलगाम में अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया. SCO का जो जॉइंट डिक्लेरेशन था उसमें कहीं पहलगाम का जिक्र ही नहीं था. और जो अब ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस हुई है रियो में, ब्राज़ील में,
جو کہ اسٹیٹ ہیڈ آف اسٹیٹس نے اٹینڈ کی ہے. کس کس نے کی ہے اس کو بھی میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی. وہاں پہ بھی پہلگام انسیڈنٹ کی انہوں نے مذمت کی ہے, پاکستان کا نام کہیں نہیں آیا, تو اس پہ انڈیا بڑا اپسیٹ ہے. برکس کی اگر بات کر لیں تو برکس شروع تو اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے ہوا تھا, ایک ایسا فورم جس میں شروع میں انڈیا, چائنا, رشیا اور برازیل شامل تھے. ایک سال بعد 2010 میں اس کو ساؤتھ افریقہ نے بھی جوائن کر لیا, اور پچھلے سال مزید 5 کنٹریز نے اسے جوائن کیا ہے, جس میں UAE اور ایران بھی شامل ہیں. تو بہت تیزی سے وہ کنٹریز جو سمجھتے ہیں کہ اکانومی کو ڈالر سے آزاد کر کے ریجنل کرنسیز کی طرف لے کے جانا چاہیے, لوکل کرنسیز کی طرف لے کے جانا چاہیے, جسے ڈی ڈالرائزیشن کہتے ہیں, تو وہ سارے ممالک بہت تیزی سے برکس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں, اور تقریباً 30 کنٹریز آر ان دا کیو ٹو جوائن برکس, یعنی کہ انہوں نے برکس کو جوائن کرنے میں اپنا انٹرسٹ ظاہر کیا ہے. تو جو نان ممبرشپ سٹیٹس ہے وہ تقریباً ابھی تک 30 اور کنٹریز کو دیا جا چکا ہے. ممبرز ابھی تک 10 ہی ہیں. یہ 10 کے 10 ممبرز وہ ہیں جن کے اوپر اس وقت ٹیرفس امپوز کیے ہیں, یہ سب ان کنٹریز میں آتے ہیں. اور ایران اور رشیا تو ان پرٹیکولر 2 ایسے کنٹریز ہیں جن کے ساتھ ڈائریکٹ US کی رائیولری چل رہی ہے. تو جو ڈونلڈ ٹرمپ نے رسپانس دیا ہے ریو میں ہونے والی اس کانفرنس کا, وہ رسپانس نہیں ہے, وہ تھریٹ ہے. انہوں نے ٹروتھ سوشل پہ لکھا کہ اگر آپ باز نہیں آئیں گے ان امریکن طریقے سے سوچنے کے لیے, یا امریکہ کے خلاف اپنی جو سوچ رکھتے ہیں آپ برکس کے فورم پہ, اگر آپ اس سے باز نہیں آئیں گے تو میں آپ کے اوپر 10% اور ٹیرفس جو ہے وہ امپوز کروں گا. ناؤ الجزیرہ نے اسے کیسے رپورٹ کیا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ threatens un-American BRICS countries with 10% tariff. برازیلین پریزیڈنٹ نے جس کا جواب دیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. برازیلین پریزیڈنٹ لولا responded to Trump's tariff threats by saying that the world does not want an emperor who lashes out over the internet. اب اس وقت جو اکانومی کا حال کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, اس میں آپ 2-3 اور فیکٹرز ایڈ کر لیں. رشیا کے ساتھ بہت زیادہ ایک کانفلکٹ چل رہا ہے یوکرین کی شکل میں. ایران کے اوپر ابھی US نے خود اسرائیل کی وجہ سے اٹیکس کیے ہیں, شدید سینکشنز لگائی ہوئی ہیں. رشیا پہ بھی سینکشنز ہیں, چائنا کے ساتھ بھی ٹیرف وار مستقل چل رہی ہے. تو جو 3 میجر پلیئرز ہیں آف دس اکانومی, دا برکس کنٹرولڈ اکانومی, وہ تو ڈائریکٹ رائیولز ہیں آف US. تو ڈونلڈ ٹرمپ ان کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو اکنامکلی بھی سینکشن کریں گے اور مزید سینکشن کریں گے, ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ آلریڈی ان کنٹریز کو جتنا سینکشن آپ کر سکتے تھے آپ نے کر دیا ہے, اور اس حد تک کیا ہے کہ آپ نے انہیں آئسولیٹ کر دیا ہے. تو مزید تھریٹس تو کام نہیں کریں گی. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جو ڈیکلیریشن سامنے آئی ہے برکس کی, جس کو میں ابھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اکنامک فورم تھا جس کو آپ نے پولیٹیکل فورم آٹومیٹکلی بنا دیا ہے. اور اگر کوئی آلٹرنیٹ فورم کہا جائے ان دا گلوبل آرڈر ایز کمپیئر ٹو دا یونیلیٹرل US ڈریون ورلڈ, تو وہ برکس آٹومیٹکلی بنتا جا رہا ہے. جو انہوں نے اس میں ڈیکلیریشن دی ہے اس میں سب سے زیادہ اگر میں فوکس سب سے پہلے اس پوائنٹ پہ لے کے آؤں جس کا میں نے ذکر شروع میں کیا کہ پاکستان انڈیا کی وار جو ہے وہ اب آؤٹ آف ڈسکشن کسی فورم پہ نہیں رہے گی. جہاں جہاں انڈیا جائے گا اس کو ایک کویسچن چیز کرے گا, اینڈ دیٹ کویسچن از کہ واٹ ایویڈنس ڈو یو ہیو اگینسٹ پاکستان. اور نمبر 2, آپ ایک دفعہ اٹیک کر چکے ہیں, اگر آپ اپنی پوسچرنگ چینج نہیں کرتے, جو کہ مستقل آپ ایسکلیشن دکھا رہے ہیں, وہ کیسے دکھا رہے ہیں, وہ جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں جو ٹیکٹیکل موومنٹس ہیں انڈین آرمی کی, جس طرح کی ٹیکنالوجی ایکوائر کر رہے ہیں, جس طرح کی ٹیکنالوجی انسٹال کر رہے ہیں, وہ سب ایک آپریشن کی تیاری کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں. اس کے اوپر میں کل ایک علیحدہ ویڈیو کروں گی. تو آپ یہ بتائیے پہلے کہ اگر آپ نیوکلیئر آرمڈ 2 کنٹریز ہیں, ایک کنٹری نے ریسٹرینٹ دکھایا ہے, اس کے بعد آپ کو خاموش بھی کرا دیا ہے, آپ پہلے حملے کا ہی ابھی تک ثبوت نہیں دے سکے, تو آپ جو دوبارہ مسل فلیکسنگ کی تیاری کر رہے ہیں اس سے ریجنل سٹیبلٹی کو آپ ڈیمیج کر رہے ہیں. اور برکس کے ایک بڑے میجر پلیئر نے بہت اوپنلی یہ کہا ہے کہ یوں لگتا ہے جس طرح برکس میں انڈیا کو US کی طرف سے انسٹال کیا گیا ہے. اور وہ انسٹال کا ورڈ انہوں نے اس لیے یوز کیا کہ 2009 میں حالات ڈفرینٹ تھے. انڈیا واز دا ڈارلنگ آف دا انٹائر ورلڈ. پاکستان کو سارے ایک ٹیررسٹ کی نظر سے دیکھتے تھے, ممبئی اٹیکس ہو رہے تھے اور بھی بہت کچھ ہوا تھا. اور اس کے بعد 2011 آنورڈس ہم نے دیکھا ہی ہے کہ ساری دنیا میں یہی چیسٹ تھمپنگ ہوتی رہی کہ یہ ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, حالانکہ ہم وار آن ٹیرر کو فرنٹ لائن پہ لڑ بھی رہے تھے, اس کو خود بھگت بھی رہے تھے. یہ ضرور ہے کہ ہماری پوزیشن وہ نہیں تھی جو آج ہے, اور وہ کیوں ہوئی ہے, وہ اس لیے
हुई है क्योंकि हमने मिलिटरीली जवाब दे के ये बताया है कि हम जवाब देने की सकत रखते हैं। पावर टॉक्स टू पावर, मैं हमेशा यही कहती हूँ। सो इंडिया को एम्बैरसमेंट चेज़ कर रही है, जिस तरह क्वाड के समिट पे क्योंकि वो यूएस कंट्रोल्ड है तो उन्होंने इस हद तक तो कह दिया, इंडिया को बिल्कुल एक जिसे कहते हैं लेवरेज दे दी कि हम ये कहते हैं कि ये टेररिस्ट एक्ट था और इसके अलावा ये एक इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप ने किया था। क्वाड पे तो चलें आपको कुछ ना कुछ लेवरेज मिल गई, लेकिन यूएस का पाकिस्तान का नाम ना लेना भी बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। उसके बाद एससीओ समिट में एजेंडे पे ये था ही नहीं और डिफेंस मिनिस्टर वहाँ से उठ के चले गए, राजनाथ सिंह जो हैं। और अब जो ब्रिक्स का एलामिया आया है उसमें उन्होंने कहा है कि यस वी डू कंडेम ऑल काइंड्स ऑफ टेररिज्म इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशंस एंड फॉर्म्स, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये पाकिस्तान ने अटैक किया था। अब इंडिया नीड्स टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको हर कोई समझ रहा है, एससीओ भी यही समझता है कि असल में आप हैं तो यहाँ पर इस रीजन में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आपको सारी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट जो है वो तो यूएस की हासिल है, तो आप उनके स्पॉन्सर हैं। अब ब्रिक्स के लोग भी ओपनली कह रहे हैं कि ब्रिक्स को अंडरमाइन करने के एजेंडे पे लगता है इंडिया चल रहा है, बिकॉज हमारा एजेंडा तो ये कहता है कि फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है, वहाँ पे यूएस ड्रिवन जेनोसाइड हो रही है, जो कुछ ईरान पे अटैक करके यूएस ने किया है उसको और किसी तरह एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता सिवाय इसके कि इट इज़ अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और इंडिया जो है वाइल ईरान वॉज बीइंग अटैक्ड एंड वाइल गाज़ा में जेनोसाइड हो रहा है, वो जाके इजराइल से ताल्लुकात भी अच्छे बढ़ा रहा है और साथ साथ कंडेम भी नहीं कर रहा कि जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो जब आप सिंक नहीं करते इस फोरम पे जिसका नाम ब्रिक्स है, आप उसके मेन आइडियोलॉजी और थीम के साथ सिंक नहीं करते, तो आप इस ग्रुप में कर क्या रहे हैं? और सबूत आप दे नहीं सके हैं पाकिस्तान की खातिर, इंसिस्ट आप ये करते हैं कि पाकिस्तान का नाम आ जाए किसी तरह। अल जज़ीरा पे शशि थरूर का एक लेटेस्ट इंटरव्यू जो है, उसमें जब उनसे जो इंटरव्यू कर रहे थे उन्होंने ये सवाल किया कि आप क्यों नहीं एविडेंस दे पा रहे हैं, तो उन्होंने आगे से कहा वेल वी डू हैव एविडेंस एंड एविडेंस इज़ इनफ कि हिस्ट्री है पाकिस्तान की। कौन सी एविडेंस? कि पाकिस्तान की हिस्ट्री है ऑफ टेररिज्म। सो द एंटायर एविडेंस दैट इंडिया हैज़ इज़ कि वो हिस्ट्री में हम बड़ी दफ़ा प्रूव कर चुके हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमारी सरजमीन पे टेररिज्म फैलाता है। और दूसरी बात उन्होंने उससे भी ज़्यादा मज़ाक़ा खेज़ की, उन्होंने कहा बिहाइंड क्लोज डोर्स इन प्राइवेट कन्वर्सेशंस एवरीबडी एग्रीज़ कि यस ये पाकिस्तान ने किया है। वो कौन से ममालिक हैं जो पाकिस्तान की एक छोटी सी कमज़ोर सी इकॉनमी, एक छोटा सा मुल्क जिसके अंदर आप उसे जैसे पेंट करते हैं बेशुमार पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन है, इकॉनमी को इतनी अच्छी नहीं है और बिल्कुल ही वो उसकी बाल्कनाइजेशन होने के करीब है, बलूचिस्तान किसी डायरेक्शन में जा रहा है और आपने वहाँ पे टेरर स्पॉन्सर करके ये तहैया किया हुआ है कि उसको भी आपने पाकिस्तान से अलहदा करना है। लेकिन उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत इतनी है कि क्लोज डोर्स में बड़े बड़े ममालिक आपको ये कहते हैं कि हाँ ये पाकिस्तान ने किया है, लेकिन वो खुल के नाम नहीं लेते। तो वो पाकिस्तान से क्या डरते हैं? इतने छोटे से मुल्क से और इतने कमज़ोर से मुल्क से जो बकौल आपके है उससे क्या वो डरते हैं? वो खुल के क्यों नहीं कह रहे? सो ये एम्बैरसमेंट चेज़ कर रही है इंडिया को एट ऑल फ्रंट्स, जहाँ भी वो जाता है, किसी इंटरनेशनल फोरम पे चला जाए। नंबर 2, स्ट्रेटेजिक बैकिंग यूएस की उसे बाउंस बैक नहीं होने दे रही, खड़ा नहीं होने दे रही दोबारा। जो वो उनको उनका जो कद नीचे हुआ है इस लिमिटेड वॉर के बाद, वो दोबारा बाउंस बैक नहीं हो पा रहा है। वाई? बिकॉज दुनिया इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को और यूएस को देख रही है एज समवन हु हैज़ वायोलेटेड द इंटरनेशनल ऑर्डर बाय डायरेक्टली अटैकिंग द ईरान, एंड नंबर 2 हु इज़ complicit, who is part and parcel of what is happening in Palestine. तो आप अभी भी insisting on the injury जिसको कहते हैं, you are insisting on the fact कि हमें उसी कैंप का हिस्सा समझा जाए, लेकिन हम आके ब्रिक्स में भी बैठेंगे, हम SCO में भी बैठेंगे और हमें वहाँ भी फुल प्रोटोकॉल चाहिए। So this is the kind of ripple effects that I was talking about जब ये वॉर हुई थी और ऊपर नीचे बड़ी एम्बैरसमेंट इंडिया को फेस करनी पड़ी थी, चाहे वो मिलिट्री के लेवल पे हो, टैक्टिकल लेवल पे हो, डिलीवर करने के लेवल पे हो व्हेन इट कम्स टू थ्रू राफेल्स, या फिर वो ग्लोबल डिप्लोमेसी के लेवल पे हो, हर जगह एम्बैरसमेंट फेस करनी पड़ रही है। सो द यूएस फॉरेन पॉलिसी इज़ बेसिकली द कोलैटरल डैमेज ऑल्सो। ये जो हमने शिकस्त दी है इंडिया को, उससे क्या हुआ है? यूएस भी चैलेंज हो गया है कि आपने जो प्लान किया हुआ था कंटेनमेंट ऑफ चाइना इस रीजन में,
वो प्लान आपका कोलैप्स हो गया इन 4 days. So all you are left with is कि you are threatening the BRICS countries. और very shortly अगर मैं आपको बता दूं कि जो joint declaration है BRICS की वो क्या आई है, तो उन्होंने कहा है कि unilateral threats by the US, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, टेरिफ्स की शक्ल में हो या पाबंदियां हो, सैंक्शंस हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं है. ये नहीं हो सकता कि यूएन जो है वो बिल्कुल एक एम्परर की तरह दुनिया का बादशाह बन के जिसके ऊपर चाहे पाबंदियां लगा दे, जिसके ऊपर मर्जी टैरिफ लगा दे, उससे ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल पीस, हर चीज़ हिल के रह जाए. दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू अस. दूसरा उन्होंने कहा है गाज़ा वॉर जो है ये एग्रेशन है, ये जेनोसाइड है, इसको रुकना चाहिए और फ़लस्तीनियों की अपनी स्टेट होनी चाहिए. और नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, यूक्रेन वॉर पे उन्होंने रशिया को एग्रेसर नहीं कहा. पुतिन ने खिताब किया है वीडियो लिंक से, और बिकॉज फाउंडिंग मेंबर में से है रशिया, तो ऑफ कोर्स वो डोमिनेट करता है इस फोरम को. तो इसका मतलब है, जो मैं फॉरेन पॉलिसी की बात कर रही हूँ, चाहे वो यूक्रेन की हो, चाहे वो ईरान सेंट्रिक हो, चाहे वो पैलेस्टाइन सेंट्रिक हो, वो जहाँ जहाँ उसके टेंटिकल्स जा रहे हैं वहाँ पे यूएस फॉरेन पॉलिसी कोलैप्स कर रही है. सो दिस इज़ द टेक अवे पूरे वीक की जो हैपनिंग्स थी उसमें से. वाइल डोनाल्ड ट्रंप इज़ टॉकिंग अबाउट सीज़ फायर, और हमने ये वक्त भी देखना था कि दुनिया का जो सबसे बड़ा इस सदी का हिटलर है यानी कि नेतन्याहू, वो नॉमिनेट कर रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ देना चाहिए. अ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक एंड ब्लंडर दैट पाकिस्तानी गवर्नमेंट आल्सो कमिटेड. जो जेनोसाइड कर रहा है वही आपको नॉमिनेट भी कर रहा है. तो दुनिया किस तरफ जा रही है एवरीबडी कैन सी, और वो अब रिफ्लेक्ट कर रहा है दुनिया के हर फोरम के ऊपर, चाहे वो रीजनल कोऑपरेशन पे बेस्ड हो, चाहे वो इकोनॉमी की बेस पे बना हो, कि ये जो हेजेमोनिक डिज़ाइंस हैं ऑफ यूएस, unilateralism, global order completely lopsided, in control of US and Europe. जो भी US के साथ खड़ा होगा वो सही कैंप में है, बाकी सब गलत हैं. and the way Donald Trump is behaving and the way India is behaving at the behest of US, ये सब बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है. This is the loud and clear message from every forum. I'll see you tomorrow.